हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम। और तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, और हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, उसी के साथ जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट हुई है 2019 को, उसको भी हम स्टडी करेंगे। और ये जो टॉपिक है दैट इज रेलिवेंट फॉर मेनी सब्जेक्ट्स, तो यूजीसी नेट कॉमर्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी रेलिवेंट है। इसको हम 2 या 3 वीडियो के अंदर करेंगे। तो जो जो एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं उनकी मैं वीडियो बनाऊंगी, ताकि आपको ये जो टॉपिक है वो अंडरस्टैंडेबल हो जाए, क्योंकि ये टॉपिक में क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माई ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटीरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह बिजनेस लॉ का स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो देखो, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है 2005, इसको पास करने की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि जो पब्लिक है, क्योंकि हमारे देश के अंदर क्या है, डेमोक्रेसी है। तो जो पब्लिक अथॉरिटीज करती हैं अपने देश की वर्किंग के लिए, तो पब्लिक वो को उनको जानने का पूरा जो है राइट है। और क्योंकि यहाँ पे क्या है कि देखो, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया गया ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो इंक्रीज हो, लोगों को पता चले कि पब्लिक अथॉरिटीज क्या काम करती हैं। और उसी तरह क्या है कि करप्शन को रोकना। तो गवर्नमेंट ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 जो था इनेक्ट किया, जो कि लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को। और ये जब इसको came into effect after 120 days from the enactment, देखो, राइट टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन, ये जो पब्लिक बॉडीज हैं, जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं, जिनके पास इंफॉर्मेशन है, तो पब्लिक के पास पूरा राइट बनता है कि वो उस इंफॉर्मेशन को ले सकती हैं। और ये जो है फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है प्रोटेक्ट करता है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो सेपरेट फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है दैट इज इनहेरेंट पार्ट, कि जो हम जैसे आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 ए के अंदर जो हम बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसका ये इनहेरेंट पार्ट है। उसी तरह राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो राइट टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन जो है हमारा एक इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पे हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं। देखो, जब ये पहले एक्ट लागू किया गया था तो इट वॉज नॉट एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर, इट वॉज एप्लीकेबल टू होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। नाउ इट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। तो इसको इनेक्ट किया गया है 12 अक्टूबर 2005 को। लोकसभा के अंदर ये पास हुआ था 11 मई को, राज्यसभा के अंदर ये 12 मई को, और प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट दी थी 15 जून 2005 को। और इस एक्ट को 2019 के अंदर अमेंड किया गया था। तो स्वीडन जो थी एक पहला देश था जिसने इस एक्ट को जो था मतलब फर्स्ट इनेक्टेड इन द वर्ल्ड टू हैव लेजिस्लेशन रिलेटिंग टू पब्लिक एक्सेस टू द पब्लिक डॉक्यूमेंट, कि पब्लिक जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकती है। अब जो है 95 कंट्री से ज्यादा जो है इनको ये जो एक्ट है इसको किसी ना किसी फॉर्म में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इंडियन सिटीजन जो कि पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो इस एक्ट के अंदर जो एक मेथड बताया गया है उस मेथड को फॉलो करके वो ले सकते हैं। इस एक्ट को जो पास किया गया है उसके पीछे था ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करना। राइट टू इंफॉर्मेशन बिल जो है 2019 के अंदर अमेंड हुआ है, जिसके अंदर सेक्शन 13, सेक्शन 16 एंड सेक्शन 27 जो है उसके अंदर अमेंडमेंट्स आई हैं। पे जो अमेंडमेंट्स आई हैं, जैसे कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का जो टेन्योर है, जो सैलरी और अलाउंसेस है, उसके अंदर प्रोविजन हुई है, जिसको हम अगले वीडियो के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। और ये जो एक्ट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अर्लियर इट वाज एप्लीकेबल टू द होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, नाउ इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, चाहे लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, ये उसको भी कवर करती है।
और उसी तरह कोई इंस्टीट्यूशन है या बॉडी है जिसको एस्टैब्लिश किया गया है या कॉन्स्टिट्यूट किया गया है किसी एक्ट के अंदर या पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, जो बॉडीज और अथॉरिटी जो है एस्टैब्लिश है या कॉन्स्टिट्यूटेड है, चाहे वो ऑर्डर के द्वारा, चाहे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन और ऑर्डर के द्वारा, इसके अंदर वो बॉडीज भी इंक्लूडेड है जो बॉडी ऑन कंट्रोल और सब्सटेंशियली फिनांस बाय गवर्नमेंट ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको चाहे डायरेक्टली फिनांस है चाहे इनडायरेक्टली फिनांस है, गवर्नमेंट ने फिनांस किया है, तो वो भी इसके अंदर जो है कवर्ड है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन पब्लिक ले सकती है। देखो जो ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे जो सारे सिटीजन को राइट टू इंफॉर्मेशन का राइट प्रोवाइड करना, यहाँ पे है कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रोवाइड ए सिक्योर सिस्टम कि जो पब्लिक है, जो सिटीजन है, वो जो है इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकती है जो कि पब्लिक अथॉरिटीज के कंट्रोल में है। अदर ऑब्जेक्टिव जो है, देखो यहाँ पे जो पब्लिक अथॉरिटी की वर्किंग है, ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, कि मतलब लोगों को लगना नहीं चाहिए कि उनके साथ जो है कोई चीटिंग हो रही है। ओपननेस होनी चाहिए, पब्लिक अथॉरिटी की जो वर्किंग है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और उसी तरह जो पब्लिक अथॉरिटी के पास इंफॉर्मेशन है उसको वो एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि जो डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रेंथन करना, करप्शन को रोकना, जो भी ऐसी सिस्टम है जिसके द्वारा करप्शन इंक्रीज होता है उन सबको चेक में रखना, टू मेक द गवर्नमेंट और उनकी जो इंस्ट्रूमेंट है उनको अकाउंटेबल, और जो इस एक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन मांगी जाती है तो उसको स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर प्रोवाइड करना। और उसी तरह गुड गवर्नेंस के अंदर जो लोग हैं, क्योंकि जब उनको लगेगा ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है, इंफॉर्मेशन को एक्सेस है, तो दे विल पार्टिसिपेट इन ऑल द मैटर विच आर रिलेटेड टू द गुड गवर्नेंस। और उसी तरह क्या है, टू प्रोवाइड द प्रॉपर रेमेडी विद ऑब्जेक्टिविटी। और उसी तरह सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनली कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं ताकि इन प्रोविजन की इम्प्लीमेंटेशन हो सके, मीडिया को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, और उसी तरह जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनकी इफेक्टिव एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो दीज आर दी फीचर्स ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन, कि हर एक जो सिटीजन है उसके पास, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज ए राइट टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए पब्लिक अथॉरिटी, जो उसके पास में है, जो भी पब्लिक अथॉरिटी है उसके पास जो इंफॉर्मेशन है, तो जो सिटीजन है इंडिया का उसके पास राइट टू सीक इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पे जो राइट टू सीक इंफॉर्मेशन है इज नॉट एब्सोल्यूट, इसको प्रोविजन के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, और उसी तरह एक प्रॉपर प्रोसीजर भी फॉलो करना पड़ता है। तो एप्लीकेशन हैज टू बी मेड टू एन ऑफिसर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। यहाँ पे कोई प्रिस्क्राइब फीस नहीं है, और सॉरी प्रिस्क्राइब फॉर्म नहीं है। और इसके साथ क्या है कि फीस जो है प्रिस्क्राइब की गई है, और जो पर्सन हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन तो उनके लिए कोई फीस नहीं है। द एक्ट मेक इट ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी पब्लिक अथॉरिटी टू मेक स्यू मोटो डिस्क्लोजर। स्यू मोटो होता है अपने आप डिस्क्लोजर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो पब्लिक अथॉरिटी के लिए ये जरूरी है कि वो अपने आप जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के पर्टिकुलर्स, उसके फंक्शन, उसकी ड्यूटीज के बारे में प्रिस्क्राइब करे। इसके ऊपर अलग से मैं वीडियो डालूंगी कि पब्लिक अथॉरिटीज का रोल क्या है। और उसी तरह इस एक्ट के अंदर जो है टाइम लिमिट भी प्रोवाइड की गई है कि जब इंफॉर्मेशन मांगी जाती है तो वो हमने कितने टाइम पीरियड के अंदर प्रोवाइड करनी है। तो अपील के लिए कोई फीस नहीं है, बट जब हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उसके लिए फीस है, उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 2 टायर अपीलेट फॉर्म है। देखो जब पहली अपील हमने डालनी है तो जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का सीनियर होता है, डिपार्टमेंट ऑफिसर, उसको हम डालते हैं, फिर उसके बाद जो है कमीशन को जाती है। तो यहाँ पे ये जो एक्ट है 2 मेजर बॉडीज के द्वारा गवर्न किया जाता है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो सारे सेंट्रल डिपार्टमेंट को हेड करता है, एंड मिनिस्ट्री विद देयर ओन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, एंड उसी तरह CICR डायरेक्टली अंडर द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पे जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है जिसका जो मेन हेड होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, जो सेंट्रल डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री को अपने ओन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के साथ जो है
रिलेट करता है। और यहाँ पे जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है ये अंडर द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया होता है। उसी तरह जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होता है तो ये जो है सारे स्टेट डिपार्टमेंट्स के अंदर होता है और ये स्टेट गवर्नर की जो है कंट्रोल के अंदर होता है, उसकी सुपरविजन के अंदर होता है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट, मतलब जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हर एक स्टेट के अंदर होते हैं वो इंडिपेंडेंट बॉडीज होती हैं। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उसकी स्टेट कमीशन के ऊपर ज्यूरिसडिक्शन नहीं होती। उसी तरह जो देखो सिटीजन जिसको कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी से चाहिए होती है तो उसको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, तो उसके साथ एक रिक्विजिट फी जो कि 10 रुपीज की होती है, वो पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक और एक कोड स्टैम्प पेबल टू द अकाउंट ऑफिसर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी एज फी जो है मैंने आपको बताया कि अगर वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं होती। अगर पर्सन जो है डेट इज फ्रॉम ए डिसएडवांटेजेस कम्युनिटी तो उसको कोई पे नहीं करना पड़ेगा। और उसी तरह जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी है तो जो एप्लीकेंट है उसको फर्दर फीस जो है भी मंगवाई जा सकती है ताकि उसको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है उसकी कॉस्ट उससे रिकवर की जाए। और उसी तरह क्या है कि एक डिजिटल पोर्टल भी है जहां पे ऑनलाइन भी जो है इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सकता है। जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज होती हैं अगर उनके पास जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एक से ज्यादा है तो उनको जो है राइट टू इंफॉर्मेशन सेल जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटेन करना पड़ता है, जो कि अकाउंटेबल होता है कि जितनी भी आरटीआई एप्लीकेशन है वो रिसीव करेगा, फर्स्ट अपील को रिसीव करेगा। उसके बाद जो है कंसर्न जो है जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है या मतलब जो अपीलेट बॉडी है उसको भेजेगा। तो उसी तरह हम देखते हैं कि एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन जिनके ऊपर ये एक्ट जो है एप्लीकेबल नहीं है, एज पर सेक्शन 24 ऑफ द एक्ट इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे है चाहे वो स्टेट लेवल पे है, तो वो जो है एग्जेम्प्टेड है। ये उन्हीं केसेस के अंदर उनसे इंफॉर्मेशन ली जा सकती है अगर करप्शन का केस है या ह्यूमन राइट वायलेशन है। और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये शेड्यूल 2 के अंदर जो लिस्टेड है वो एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन है। वो सिर्फ करप्शन और जहां पे ह्यूमन राइट की वायलेशन होती है वहां पे ही उनसे इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। देखो यहाँ पे क्या है कि जितनी भी अथॉरिटीज होती हैं उन्होंने पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है इस एक्ट के अंदर अपॉइंट करना होता है। कोई भी व्यक्ति जो है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को रिटन फॉर्म के अंदर रिक्वेस्ट कर सकता है और यहाँ पे जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। और अगर उसको लगता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है अनदर पब्लिक अथॉरिटी के मतलब प्रोवाइड कर सकता है तो वो उसको ट्रांसफर करे। तो ये 5 वर्किंग डेज के अंदर जो है उसको जो है मतलब ट्रांसफर किया जाता है। और उसी तरह इन एडिशन जितना भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं उन्होंने असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को भी डेजिग्नेट करना होता है जो उनके बिहाफ पे एप्लीकेशन रिसीव करते हैं। और और एप्लीकेंट जो है जब वो अप्लाई करता है तो उसने मतलब अपने नाम और कांटेक्ट के अलावा जो है जो रीजन नहीं उसको बताने की आवश्यकता होती। तो इंफॉर्मेशन जो इस एक्ट के अंदर मांगी जाती है सेक्शन 2F, इट मींस द मटेरियल इन एनी फॉर्म, रिकॉर्ड भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, मेमोज भी हो सकते हैं, ईमेल्स भी हो सकता है, ओपिनियन भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है, प्रेस रिलीज भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकते हैं, लॉ बुक्स भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं, रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं, सैंपल्स भी हो सकते हैं, पेपर भी हो सकते हैं, मॉडल्स भी हो सकते हैं। कोई भी डाटा जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर है, information relating to any private body which can be accessed by public authority under any other law। देखो जो फाइल के अंदर नोटिंग्स होते हैं उसको देने की आवश्यकता नहीं होती। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब जिसको सेक्शन 2H जो है डिफाइन करता है, एनी बॉडी विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बना गया है उसके अंदर
कंस्टिट्यूट की जाती है, या स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया है उसके अंदर कंस्टिट्यूट की जाती है, या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है कोई पब्लिक अथॉरिटी जो है कंस्टिट्यूट करता है जो उसको नोटिफिकेशन या ऑर्डर के द्वारा। इसके अंदर एनी बॉडी ऑन कंट्रोल और सब्सटेंशियली फिनांस्ड non-government organization substantially financed directly or indirectly by funds provided by the appropriate government। तो इनके अंदर वो बॉडीज भी आ जाती हैं जिनको appropriate government जो है substantially finance करती है। Section 2J, right to information. It means the right to information accessible under this act, which is held by or under the control of any public authority। देखो जो इंफॉर्मेशन जो पब्लिक अथॉरिटी के कंट्रोल में है जो उसके पास है वो राइट टू इंफॉर्मेशन हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो सिटीजन चाहता है इंफॉर्मेशन लेना तो वो वर्क डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड को चेक भी कर सकता है, नोट्स भी ले सकता है, एक्सट्रैक्ट भी ले सकता है, सर्टिफाइड कॉपीज भी ले सकता है, सर्टिफाइड सैंपल ऑफ मटेरियल भी ले सकता है। उसी तरह वो इंफॉर्मेशन डिस्क की फॉर्म में, फ्लॉपी की फॉर्म में, टेप्स, वीडियो, कैसेट, इन एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, इवन प्रिंट आउट भी जो है ले सकता है अगर वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड है। तो यहाँ पे जो फी है वो सेक्शन अंडर सेक्शन 7 प्रोवाइड की गई है। एप्लीकेशन फी जो है 10 है। अगर वो पर्सन जो है डिसएडवांटेजेस कम्युनिटी को बिलोंग करता है तो उसको कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं होती। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी ₹2 ईच पेज ऑफ द इंफॉर्मेशन। कॉस्ट पर फ्लॉपी और सीडी ₹50। अगर उससे रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट करना है तो फर्स्ट मतलब कोई फीस नहीं है, लेकिन जो सब्सिक्वेंट आवर्स हैं वहां पे ₹5 जो है चार्ज किया जाता है। थर्ड पार्टी जिसको सेक्शन 2N, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये एग्जाम के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। इट मीन्स ए पर्सन अदर देन द सिटीजन मेकिंग ए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या है कि सिटीजन के अलावा जो व्यक्ति जो है रिक्वेस्ट करता है, इसके अंदर पब्लिक अथॉरिटी भी आ जाती है। जब पर्सन को इंफॉर्मेशन चाहिए जो उसके साथ रिलेट नहीं करती, किसी थर्ड व्यक्ति के साथ रिलेट करती है, तो उसको हम थर्ड पार्टी कहते हैं। रिकॉर्ड जो है सेक्शन 2I डिफाइन करता है। रिकॉर्ड के अंदर एनी डॉक्यूमेंट, मैन्युस्क्रिप्ट एंड फाइल, एनी माइक्रोफिल्म, माइक्रोफ्लिच एंड फैक्स कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, एनी रिप्रोडक्शन ऑफ इमेज और इमेज embodies in such microfilm, whether in large or not, any other material produced by a computer and other device, तो उसको हम रिकॉर्ड कह सकते हैं। तो सेक्शन 3 जो है करता है कि ये जो व्यक्ति हैं वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये बेसिकली जो सिटीजन है इंडिया के, चाहे वो किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी एज के हैं, किसी भी लोकेशन के हैं, तो वो इंफॉर्मेशन जो है ले सकते हैं। एनी सिटीजन कैन रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन अंडर द एक्ट रिगार्डलेस ऑफ एज, जेंडर और लोकेशन विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया। ए पर्सन कैन बी ऑफ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, जिसके 5 मेथड है: सिटीजनशिप बाय बर्थ, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, सिटीजन बाय डिसेंट, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए टेरिटरी। तो जो हमारे देश का सिटीजन है, चाहे वो किसी भी एज का है, किसी भी जेंडर का है, किसी भी लोकेशन का है, वो इंफॉर्मेशन जो है ले सकता है। तो उसी तरह सेक्शन 5 जो है डील करता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के साथ। Every public authority shall designate as public information officer as may be required for each of its administrative unit or officer। उसके लिए जो है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है डेजिग्नेट करेगी कि ये व्यक्ति जो है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का काम करेगा। तो वो जो व्यक्ति इंफॉर्मेशन सीख करते हैं उनके साथ डील करता है और उनको असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। Such public information officer shall provide reasonable assistance to the person making the request orally, ताकि वो उनको रिटन फॉर्म के अंदर भी हेल्प करते हैं कि किस तरह से अप्लाई करना है। द एप्लीकेंट शैल नॉट रिक्वायर टू गिव एनी रीजन, उसको रीजन देने की आवश्यकता नहीं है, और जो डिटेल नेसेसरी है उस एप्लीकेशन के लिए वही डिटेल देने की जरूरत है, इसके अलावा और कोई डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है। Role of public information officer plays a very important role in making the right of information a reality। हर एक पब्लिक अथॉरिटी को पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर डेजिग्नेट करना पड़ता है और असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर विद इन 100 days ऑफ द इनेक्टमेंट ऑफ द एक्ट।
तो जो असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है वो एप्लीकेशन रिसीव करता है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन सप्लाई नहीं कर सकता। तो उसके पास ये ड्यूटी होती है कि जो भी एप्लीकेशन वो रिसीव करता है, तो विद इन 5 डेज जब वो एप्लीकेशन रिसीव करता है, तो जो कंसर्न पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसको हैंडओवर करनी होती है। और उसी तरह जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है उसकी ड्यूटी बनती है कि जो एप्लीकेंट है उसने फीस दी है, कि वो व्यक्ति जो है बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी जिसको फीस एग्जम्प्टेड है। अगर एप्लीकेशन जो है अकॉर्डिंग टू द एक्ट नहीं है, तो वो एप्लीकेशन अंडर आरटीआई नहीं मानी जाती। और उसी तरह जो व्यक्ति इंफॉर्मेशन सीख करता है उसको रीजनेबल असिस्टेंस प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 के अंदर जो ग्राउंड्स दी हुई है उसके बेसिस पे एप्लीकेशन को जो है रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर इंफॉर्मेशन जो है अप्रोप्रिएट है तो वहां पे वो इंफॉर्मेशन भी सुटेबल टाइम के अंदर प्रोवाइड करेगा। वेयर ए रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन इज रिजेक्टेड बाय द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, तो वो एप्लीकेंट को बताएगा क्या रीजन है जिसकी वजह से उसको इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, पीरियड जिसके अंदर वो अपील कर सकता है, पर्टिकुलर्स ऑफ द अपेलेट अथॉरिटी जिसको वो अपील कर सकता है। और उसी तरह ड्यूटी ऑफ द पब्लिक इंफॉर्मेशन टू इन्फॉर्म द एप्लीकेंट अबाउट द डिटेल्स ऑफ द एडिशनल फीस। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे शुड इन्फॉर्म द एप्लीकेंट कि जो इन्फॉर्मेशन उसने मांगी है वो डिस्क्लोजर अंडर सेक्शन 18 सॉरी अंडर सेक्शन 8 वो नहीं दे सकता। और अगर ये केस थर्ड पार्टी के साथ रिलेट करता है तो इस केस को 40 डेज के अंदर उसने डिस्पोज ऑफ करना है। अगर किसी की लाइफ और लिबर्टी के साथ वो इंफॉर्मेशन रिलेट करती है तो विद इन 48 आवर्स। उसी तरह पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने जो भी काम किया है वो गुड फेथ में किया है, तभी जो है वो प्रोटेक्शन ले सकता है। और जो रिक्वेस्ट इन राइटिंग में नहीं लिख सकता, जो व्यक्ति इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो वो उसको पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर उसको रीजनेबल असिस्टेंस प्रोवाइड करे। और उसी तरह अगर सेंसरली डिसेबल्ड पर्सन को जो है इंफॉर्मेशन का एक्सेस दिया जाता है तो वो उसको हेल्प प्रोवाइड करे ताकि वो जो है उसको एक्सेस कर सके, देख सके। सेक्शन 6 जो है रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के साथ डील करता है। देखो एनी पर्सन जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो रिटर्न या इलेक्ट्रॉनिक मींस इंग्लिश या हिंदी के अंदर या जिस एरिया के अंदर उसने एप्लीकेशन डालनी है जो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या असिस्टेंट ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी कंसर्न को एप्लीकेशन डाल सकता है। तो ये जो रिक्वेस्ट है वो स्पेसिफाई करे कि क्या पर्टिकुलर्स उसको चाहिए और उसके साथ जो रिक्विजिट फीस है एग्जाम्प्टेड है, वो कोई फीस नहीं है, बट अगर है तो उसको रिक्विजिट फीस जो है लगानी पड़ेगी। और यहाँ पे सेक्शन 7 जो है डिस्पोजेबल ऑफ रिक्वेस्ट के साथ डील करता है कि देखो जब एक रिक्वेस्ट आती है तो इन्फॉर्मेशन जो है बहुत स्पीडली जो है उसको मैक्सिमम जब वो रिसीव करता है तो 30 डेज के अंदर जो है उसने इसको मतलब डिस्पोज ऑफ करना होता है। या तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा या उसको रिजेक्ट करेगा। अगर ये किसी की लाइफ या लिबर्टी के साथ है तो विद इन 48 आवर्स। तो यहाँ पे रीजंस भी देने हैं क्यों रीजन जो है जिसकी वजह से ये रिजेक्ट हुई है। अगर देखो यहाँ पे जो है असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास वो आती है, फिर उसके बाद वो 5 दिन में देता है, तो 35 डेज के अंदर इसको डिस्पोज ऑफ करना है। अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है दूसरे पब्लिक अथॉरिटी जो इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड मतलब जिसके पास जिसकी कंट्रोल में है, तो यहाँ पे उसको वो जो दूसरे पब्लिक इंफॉर्मेशन अथॉरिटी को दिया गया है तो 30 डेज के अंदर रिप्लाई करना है। बट ये 30 डेज तभी काउंट होंगे जब वो उस एप्लीकेशन को रिसीव करने के बाद जो है 30 डेज काउंट होते हैं। और उसी तरह इंफॉर्मेशन कंसर्निंग करप्शन एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन बाय जो शेड्यूल के अंदर मेंशन है, सेकंड शेड्यूल के अंदर जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, तो वो 45 डेज के अंदर। और उसी तरह सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की पहले अप्रूवल लेके 45 डेज के अंदर जो है प्रोवाइड करनी है। तो सेक्शन 7 जो है डिस्पोजेबल ऑफ रिक्वेस्ट के साथ डील करता है। टाइम टेकन फॉर कैलकुलेशन एंड इंटीमेशन ऑफ फीस एक्सक्लूडेड फ्रॉम टाइम फ्रेम। अगर थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है तो टाइम लिमिट जो है दैट इज 40 डेज। मैक्सिमम पीरियड
plus time given to the party to make a representation, no fees for delayed response. और किस तरह से हम सेक्शन 6 एंड 7 के अंदर फाइल कर सकते हैं कि देखो जो सेक्शन अंडर सेक्शन 13 ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया दे हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. पब्लिक अथॉरिटीज के पास जो है इंफॉर्मेशन बहुत सारी रिपोजिटरी का मतलब होता है उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है. तो जो सिटीजन है इस एक्ट के अंदर उसको अवेल कर सकते हैं. तो उनको जो है बेसिकली जो है देखो मतलब पहले जो हमें इंफॉर्मेशन देंगे हमें पता होनी चाहिए कि हमने किस पब्लिक अथॉरिटी से लेनी है. बट अगर वो किसी और पब्लिक अथॉरिटी के साथ रिलेट करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है. एवरी पब्लिक अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू डेजिग्नेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एट ईच सब डिविजनल लेवल. फिर उसके बाद जो एप्लीकेंट है वो एप्लीकेशन पब्लिक जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर है कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी का उसको अप्लाई करे. और यहाँ पे जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है दे मे बी एट डिफरेंट लेवल. सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एट सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल. एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करे कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है, प्लेन पेपर पे भी बनाई जा सकती है, रीजन देने की आवश्यकता नहीं है. रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, इंग्लिश या हिंदी या जो भी उस एरिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है, प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक होनी चाहिए. पर्सनल डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है, कास्ट, परमानेंट एड्रेस और रिलीजन ऑफ द एप्लीकेंट. अगर उसको लिखना नहीं आता तो वो कंसर्न पीआईओ और एपीआईओ की हेल्प ले सकता है. तो यहाँ पे वो पोस्ट के द्वारा, स्पीड पोस्ट के द्वारा, कोरियर के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मींस, रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा जो है पर्सनली भी उसको डिलीवर कर सकता है. और जब एप्लीकेशन सबमिट करता है तो वो एप्लीकेशन फी भी डिपॉजिट करवा सकता है. और उसी तरह अगर लो पॉवर्टी लाइन है तो वो एग्जेम्प्टेड होती है. अगर फीस जो डिपॉजिट करवानी है जो कि ₹10 होती है डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा, बैंकर्स चेक, इंडियन पोस्टल ऑर्डर जो है अकाउंट ऑफिसर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी को पेबल होती है. इवन ऑनलाइन भी जो है उसको हम डिपॉजिट करवा सकते हैं बाय कैश मेड ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट बैंकिंग ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और थ्रू मास्टर वीजा डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड. और उसी तरह क्या है कि अगर उनको ये भी कहा जा सकता है कि फर्दर फीस प्रोवाइड करो अगर उन्होंने इंफॉर्मेशन की जो कॉस्ट है. और उसी तरह पब्लिक अथॉरिटी के जो रिकॉर्ड है वो उसको भी जो है वो इंस्पेक्ट कर सकता है. तो यहाँ पे फर्स्ट आर के लिए जो है कोई फीस नहीं है, बट हर एक सब्सिक्वेंट आर के लिए जो है ₹5 चार्ज किए जाते हैं. फी जो प्रिस्क्राइब की है सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 7 for supply of information, application fee ₹10, cost of stationery ₹10 each page of the information, cost per floppy CD ₹50. फर्स्ट आर के लिए कोई फीस नहीं है बट सब्सिक्वेंट हर एक सब्सिक्वेंट आर के लिए ₹5 फीस है. तो ये रीजंस है सेक्शन 8 और सेक्शन 9 के अंदर कि यहाँ पे जो है इन इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती. अगर ये इसके साथ रिलेट करता है तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है. इंफॉर्मेशन अफेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन फॉरबिडन बाय कोर्ट्स ऑर्डर, इंफॉर्मेशन फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड कॉज ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिससे कॉम्पिटिटिव पोजीशन जो है थर्ड पार्टी की खराब होती है. बट अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सेटिस्फेक्शन है कि लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट चाहता है तो वो उस केस में डिस्क्लोज कर सकता है. Confidential information received from foreign government, information endangering the life or safety of a person, information जिससे क्या है prosecution proceeding जो है रुक जाएंगी. Cabinet papers including reports of deliberation of the Council of Ministers, Secretary and other officers, information invading the privacy of an individual. Under Section 9 के अंदर the Public Information Officer has been empowered to reject a request for information where in infringement of a copyright subsisting person मतलब जिसके अंदर दूसरे व्यक्ति का copyright infringe होगा वो information जो है उसको disclose नहीं की जाती. तो वो जो है ground है जिसके basis पे हम application को reject कर सकते हैं.